वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग द वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 78 टू 81 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल्स ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स कई बार सेट डाउन होते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे यूज़ की जाती है, कन्फ्यूजन नॉर्मली है, स्टूडेंट्स हो जाते हैं। आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने वारंट ऑफ अरेस्ट के रिगार्डिंग एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर दिया अप टू सेक्शन 77 तक। इट वॉज एन इजी वन जो उसको याद रखा जा सके, लेकिन यहाँ पर 78 और 81 अप टू 81 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि यहाँ पर जो वारंट है वो आउट ऑफ द जुडिक्शन हम लोग सेंड कर रहे हैं। अगर हम बठिंडा की बात कर रहे हैं, बठिंडा के अगर किसी जज ने किसी पर्सन को अरेस्ट करवाना है जो हरियाणा में है, तो डेफिनेटली वहां के मजिस्ट्रेट को हम लोग कैसे अरेस्ट करेंगे, वो जो सेक्शन है 78 टू 81 जो है वो डील कर रहे हैं। तो आप उसी की बात करेंगे। सेक्शन बेरेट के रिकॉर्डिंग राइट सफिशिएंट है आपके लिए। बेरेट लैंग्वेज इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, वो हम लोग आज रिमूव कर देंगे। डाउट जो है वो आपको नहीं होंगे बिल्कुल। तो सेक्शन 78 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 78 के रिगार्डिंग वर्ड यूज किया है फॉरवर्ड। प्लीज आप इसको ध्यान में रखना। दो वर्ड यूज किए गए हैं। 79 में डायरेक्टेड वर्ड यूज किया गया है एंड 78 में फॉरवर्ड यूज किया गया है। फॉरवर्ड तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि सेक्शन जब भी हमने किसी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है जो मेरी जुडिक्शन से बाहर है, आउट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट जिसने वारंट इशू किया है, अगर कोई एक्यूज जिसको अरेस्ट करना है या कोई विटनेस जिसके रिगार्डिंग हम लोग वारंट इशू कर रहे हैं कि वो अपेयर नहीं हो रहा, तो लॉ कहता है कि अगर वो आपकी जुडिक्शन से बाहर रह रहा है, एक्यूज या जो विटनेस है, तो आप जो वारंट है उसको फॉरवर्ड कर दोगे। आप पुलिस ऑफिसर को नहीं दोगे, आप अपने ही जुडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर नहीं करोगे, जाओ उसकी जुडिक्शन से उस पर्सन को अरेस्ट करके मेरे पास लेके आओ। क्योंकि सेक्शन 78 डील कर रहा है फॉरवर्ड। आप वो वारंट जो है वो फॉरवर्ड कर दोगे वहां के ईएम को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और सीओपी दैट इज कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो सेक्शन 78 बेरेट लैंग्वेज क्या करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है अगर उस वारंट को एग्जीक्यूट आउट ऑफ द जुरिडिक्शन जाके करना है, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग, वो कोर्ट इन स्पाइट ऑफ कि वो सेक्शन 79 में किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे, वो क्या करेगी, वो फॉरवर्ड कर देगी। राइट फॉरवर्ड किसकी करेगी, फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज। जहां तो वो बाय रजिस्ट्री वो सेंड कर देगी, स्पीड पोस्ट या बाय पोस्ट कर देगी, वारंट को उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के एड्रेस पर सेंड कर देगी। जहां वो किसी पर्सन को वो हैंड ओवर कर देगी, जाओ आप उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये वारंट देकर आओ। राइट तो यहाँ पर वर्ड लिखा, अदरवाइज भी वहां पर वर्ड लिखा है। टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो डीएसपी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो कमिश्नर ऑफिसर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। किस लिए, इट टू बी एग्जीक्यूटेड, ताकि उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सके। एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी एंड द कमिश्नर शैल एंडोर्स हिज नेम, तो वो जो पर्सन होंगे वो उस वारंट पे अपना नाम मेंशन कर देंगे और वो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। वो अपने ही किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाएंगे, जाओ इसको अरेस्ट करके लेके आओ, तो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो स्पेशली दे हैव टू एंडोर्स्ड ऑन द वारंट, उसको एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी इनको। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैजिस्ट्रेट की जुडिक्शन से अगर बाहर हमने उसको वारंट को इशू करना है, एग्जीक्यूट करना है आउट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो जो कोर्ट है वो फॉरवर्ड कर देगी वारंट डायरेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीनों में से किसी को भी कर सकती है। वो जब उनको पहुंचेगा उनके पास तो वो उस वारंट पे अपनी एंडोर्समेंट देंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे, वो उनको एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज 2 क्या करिए, द कोर्ट इशू द वारंट, अगर कोर्ट ने वारंट इशू किया है, अगर वारंट इशू कर दिया कि जाओ जी राम सिंह को पकड़ के लेके आओ, तो भाई राम सिंह तो बहुत जा रहे हैं, किस राम सिंह की बात कर रहे हो, राम सिंह सन ऑफ सो एंड सो, लेकिन उस नाम से उसके फादर के नाम से नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। लॉ कहता है आपको प्रॉपर एड्रेस सेंड करना पड़ेगा, आपको उस पर्सन की पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके अदर इंफॉर्मेशन जो है वो उसको सेंड करने की, ताकि वो प्रॉपर से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी जो कमिश्नर पुलिस उसको प्रॉपर से इंप्लीमेंट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द कोर्ट इशूइंग ऑफ वारंट shall is important, it is mandatory in nature, shall forward the substance of the information against the person, जिसको कैसे आइडेंटिफाई
फाइल किया है उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी अगर सफिशिएंट टू enable the court executing under section 1 to decide whether bail should or should not be granted to the person। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप उसको सेंड करोगे उसकी सब इन्फॉर्मेशन तो आप सेंड करोगे, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसने क्या अपराध किया है, क्या ऑफेंस कमिट किया है, ताकि उसको 81 के अकॉर्डिंग डील किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसने नॉन बेल ऑफेंस कमिट किया है तो सेक्शन 81 में जहां पर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, वहां पर जो अरेस्ट करने के बाद वहीं की मैजिस्ट्रेट के सामने हम उसको पेश करेंगे, सीजीएम के सामने, वहीं पे सेशन कोर्ट के सामने उसको पेश कर देंगे, और वो कोर्ट वहां पर की जो उनकी कोर्ट है वो हो सकता है उनको बेल दे दे, लेकिन वो तभी बेल देगी अगर उनके पास हमने उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेंड किए हैं प्रॉपर, क्या अपराध किया है, क्या ऑफेंस कमिट किया है। अगर वो हम लोग सेंड नहीं करते तो दिस इन सेक्शन 81 जो है वो कोर्ट वो डिसाइड नहीं कर सकती उस मैटर को, क्या उसको बेल देनी है या नहीं देनी है। इसलिए वहां पर स्पेशली बोर्ड लिखा है टू डिसाइड वेदर बेल शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द पर्सन। फॉर दैट रीजन यू हैव टू सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू हैव दैट इज इन योर हैंड, द FIR, द अदर डॉक्यूमेंट्स, उसका पहचान पत्र, राइट, उसका रेजिडेंट, वो आपको सेंड करना पड़ेगा, राइट। सेकंड थिंग, सेक्शन 79 में वर्ड डायरेक्टली यूज किया गया है। आप डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करते वहां के मैजिस्ट्रेट को, आप अपने ही पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा देते हो कि भाई जाओ उनकी जुडिक्शन से उस पर्सन को, अक्यूज को लेके आओ अरेस्ट करके, राइट। तो आपने डायरेक्ट कर दिया सेक्शन 79 में। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड अंडर सेक्शन 78 एंड डायरेक्ट वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड अंडर सेक्शन 79। फर्दर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 वो पर्सन जो है वो सेक्शन 78 में वर्ड यूज किया गया है, एंड सेक्शन 79 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर वर्ड हैज बीन यूज्ड। यहां पर डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्ड यूज नहीं किया, ये आप ध्यान में रखना प्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ कम सेक्शन 79। सेक्शन 79 कह रहा है व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर आप अपने ही पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निकाल देते हो कि जाओ आप उस जुरिस्डिक्शन से उस पर्सन को उठा के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ, क्योंकि मैंने आपको वारंट दे दिया। नाउ ही शैल ऑर्डिनरली, वहां पे वो लिखा ही शैल ऑर्डिनरली, इट इज मैंडेटरी इन नेचर, बट यहां पर इंटरप्रिटेशन उसकी चेंज हो जाएगी। मैंडेटरी तो है, लेकिन बाद में जब उसको प्रोवाइजो हम लोग पढ़ेंगे तो वो मैंडेटरी जो है वो मे में भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर वर्ड लिखा फॉर द टाइमिंग इट इज मैंडेटरी, लाइक ही शैल ऑर्डिनरली टेक इट फॉर एंडोर्समेंट either to the executive magistrate or to the police officer not below the rank of the officer charge of police station। तो जब भी आप अपने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाते हो अरेस्ट करने के लिए, अपने ही जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर की, तो जब वो पुलिस ऑफिसर दूसरी जुरिस्डिक्शन में उसको अरेस्ट करने के लिए जाएगा तो वो सबसे पहले इट शैल ऑर्डिनरली किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ, जहां फिर और वर्ड यूज किया है, जहां फिर वो जो स्टेशन पुलिस स्टेशन ऑफ हाउस है उसका जो इंचार्ज होता है, राइट, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो SHO है, उसको पास वो जाएगा और उसकी इंडोर्समेंट लेगा, और ये यकीन होगा कि वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जो वो पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी असिस्टेंस देंगे उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनकी हेल्प करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे वर्ड लिखा है either to an executive magistrate or the police officer not below the rank of the officer at the police station within the local limit whose jurisdiction the warrant is to be executed। The second point says such magistrate and the police officer shall endorse his name। It is further it is mandatory in nature कि जब आप उनके पास जाते हो तो वो मना नहीं करेंगे आपको, वो अपनी इंडोर्समेंट में लिखेंगे कि that is कि हमने वारंट को देख लिया है और हम अपनी असिस्टेंस जो है इनको दे रहे हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उनको एंडोर्समेंट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर शैल वर्ड यूज किया गया है, देयर एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट। अब वो एंडोर्समेंट हो गई, अब वो एंडोर्समेंट अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि उस एंडोर्समेंट से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और वो जो पुलिस ऑफिसर है, जो हमारा SHO, वो उस पुलिस ऑफिसर को जो वारंट लेके गया उनको प्रॉपर अथॉरिटी दे रहा है कि आप हमारे ही जुरिस्डिक्शन में उस पर्सन को अरेस्ट कर लो, और उसकी वारंट को एग्जीक्यूट करने में वो उनकी हेल्प भी करेंगे। हो सकता है कि वो अपने ही 4 जो मुलाजिम है पुलिस ऑफिसर, वो उनके साथ भेज दें कि जाओ जी उनको इनकी हेल्प करो उसको अरेस्ट करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो वहां पे बोल देगा इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। थर्ड क्लॉज सेज व्हेनेवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है जो जिसके हाथ में वारंट है, जो उसको अरेस्ट करने के लिए ले जा रहा है उस दूसरी जुरिस्डिक्शन में, अगर उसको लगता है कि मैं अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा या फिर मैं अगर पुलिस ऑफिसर के पास जाऊंगा SHO के सामने उनकी एंडोर्समेंट के लिए, तब तक तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा,
और उसको अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो भाग जाएगा, तो लॉ ने उसको पावर दे दी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, देयर इज नो फर्दर रिक्वायरमेंट कि आप पुलिस ऑफिसर के पास जाओ एसएचओ के साथ, आप डायरेक्टली उस पर्सन को अरेस्ट करो, बात खत्म। आप उसको अरेस्ट करने के बाद इनके पास आप ले जा सकते हो, राइट। उसका प्रोसीजर हमने 81 में कवर करना है। तो सिर्फ सेक्शन 79 की थर्ड क्लॉज में इतनी सी बात कर रही है कि आप देयर इज नो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन क्या करिए, राइट, whom it is directed may execute the same, वो पर्सन खुद एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको अपरेंट को खुद ही एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट सच एंडोर्समेंट। तो वहां पर उसको ईएम के पास जाने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं, उसको एंडोर्समेंट करवाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करवा लेगा अपने आप ही, वो डायरेक्ट उसको पास जाएगा, उसको अरेस्ट करके बात खत्म करेगा। नाउ द सेक्शन 80 लॉ कहता है once you arrested the person against whom warrant is issued under sections, right, अगर आपने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया सेक्शन 78 और 79 में, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने के बाद? What will be the procedure after arresting the person? That is given under section 80, and section 80 simply says the procedure after arrest. अरेस्ट कर लिया, अब सेक्शन 78 में चाहे अरेस्ट कर लिया, चाहे सेक्शन 79 में अरेस्ट कर लिया, द थिंग इज इंपॉर्टेंट, जब आपने अरेस्ट कर लिया, राइट। नाउ अरेस्ट करने के बाद प्रोसीजर क्या है? व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूट, जब वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट किया जाता है उस पर्सन को, नाउ इन विच इट वाज इशूड, द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर। लॉ कहता है जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर है, राइट, लेस देन 30 किलोमीटर है, कहां से? फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहां पर उस अपराधी को अरेस्ट किया गया है, अगर उस जगह से लेके कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है, अगर उसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर से कम है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, डीएसपी है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, वो ज्यादा दूर है, तो पास में कौन सी है? वो कोर्ट जिसने एक्चुअल में वारंट इशू किया है। तो लॉ कहता है कि आप बेवकूफ थोड़ी ना हो, आप उनके पास जाओगे, आप डायरेक्टली उस कोर्ट के पास लेके आओगे, जो क्योंकि वो बिल्कुल पास में है, तो नेचुरली आप उसके पास लेके आओगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अनलेस वर्ड यूज किया गया, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अगर डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिसर का जो ऑफिस है, अगर वो पास है उस कोर्ट से जिस कोर्ट ने एक्चुअल में वारंट इशू किया था, तो नेचुरल है कि हम जब भी उस पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो हम इन्हीं के पास लेके जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वो लिखा है, इट इज क्लियर, इट इज वेरी फर्दर क्लियर, अनलेस द कोर्ट which issued the warrant is within 30 kilometer of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate, DSP or the police commissioner, right, within the local limit of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71, right। अगर it's very natural, अगर एक पर्सन अरेस्ट करने के लिए गया, तो अगर सेक्शन 71 में बेलेबल वारंट वर्ड यूज किया गया है, तो नेचुरली कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि आप उसको अरेस्ट करने के लिए जाओ, अगर वो सिक्योरिटी दे रहा है सेक्शन 71 में, तो आप उसको छोड़ दो, सिक्योरिटी मेरे पास वापस जमा करा दो। तो अब आप उसको अरेस्ट करने गए और उसने, उस पर्सन ने अपनी जो बेल दे दी, बेल बॉन्ड दे दी, आपको सिक्योरिटी दे दी, तो डेफिनेटली आप उसको मतलब ईएम, डीएसपी और सी कमिश्नर पुलिस के पास उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप कोर्ट में उसको बेल बॉन्ड को सबमिट करवा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी का ऑफिस या कमिश्नर पुलिस, अगर ये बिल्कुल नजदीक है और वो कोर्ट जिसने एक्चुअल में उस वारंट को इशू किया वो दूर है, तो हम लोग आफ्टर द अरेस्ट सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? हम लोग इनके पास लेके जाएंगे, राइट। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 80। नाउ व्हाट विल नेक्स्ट? हमने अरेस्ट किया वो पर्सन इनके सामने पेश कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया बिफोर द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, बिफोर द डीएसपी, बिफोर द कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके सामने उसको पेश कर दिया, तो क्या होगा, राइट। सेक्शन 81 सेज कि द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिसर shall, the word shall is used,
If the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the court, direct his removal. अगर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये यकीन हो गया कि यस, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया ये राइट पर्सन है, ये वही पर्सन है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है, तो ऑन द स्पॉट वो डायरेक्शन दे देंगे कि इस पर्सन को उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए जिस कोर्ट ने एक्चुअल में वारंट इशू किए हैं. इट्स वेरी सिंपल. नाउ द सेकंड प्रोविजो. प्रोविजो सेज कि अगर तो ऑफेंस बेलेबल नेचर का हुआ, बेलेबल इन नेचर, बेलेबल नेचर. सेकंड थिंग, अगर सेक्शन 71 में वारंट इशू किया गया है, बेलेबल वारंट, दोनों कंडीशंस में, अगर वो पर्सन जब आप उसको लेके गए और वो पर्सन विलिंग है, इंटरेस्टेड है, रेडी है वो आपको बेल बॉन्ड देने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको वहीं पर रिलीज कर दोगे. तो यहां पर प्रोविजो ऐड कर दी दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल नेचर and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate, DSP or the commissioner of police officer. इनके सामने अगर वो पर्सन विलिंग है, राइट, इनके सामने अगर वो पर्सन विलिंग है, वो अपनी बेल देना चाहता है, वो बेल बॉन्ड देना चाहता है, तो नेचुरल बात है अगर जहाँ फिर सेक्शन 71 में वो खुद पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टली वो दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि दोनों सिचुएशंस में अगर वो वारंट 71 में इशू किए गए हैं या नॉर्मल वारंट है उसको डायरेक्टली अरेस्ट करने के लिए, तो लॉ कहता है कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस हैं तो वो अगर बेल देने की, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस मतलब आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो अगर वो ऑफेंस बेलेबल नेचर का, अगर वो विलिंग है, रेडी है आपको बेल देने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली कोर्ट ने डेट मेंशन कर दी कि इस डेट को हियरिंग है, इस डेट को आपको आना पड़ेगा, तो अगर वो खुद अपनी बेल दे रहा है और वो एश्योरेंस दे रहा है कि मैं उस दिन आपको कोर्ट में अपने आप आ जाऊंगा, दिस नो रिक्वायरमेंट, मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं बेल दे बॉन्ड देने के लिए रेडी हूं, तो आपको वहीं पे उसको रिलीज करना पड़ेगा. और जो बेल बॉन्ड है एंड वो उसको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने एक्चुअल में वो वारंट इशू किया है. प्रोविजो फर्दर सेड कि अगर वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल नेचर का है, सेकंड प्रोविजो अगर वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल नेचर का है, तो लॉ कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द सीजीएम. ये प्री का क्वेश्चन आ चुका है कि सेक्शन 81 में वो कौन सी कोर्ट है जो वो एक्चुअली में बेल दे सकती है नॉन बेल ऑफेंसेस में. तो यहाँ पे दो कोर्ट है, सीजीएम और द कोर्ट ऑफ सेशन और द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट वाज मेड, जहां पर उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसी कोर्ट, वहां की प्लेस जिस कोर्ट के अंडर फॉलो करती है, सीजीएम चाहे और जहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन. अगर ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं, इनके पास जब भी एक्यूज प्रोड्यूस किया जाता है और उनको लगता है कि ये ऑफेंस जो नॉन अवेलेबल नेचर है, तो वो कहेंगे कि आप डायरेक्टली सीजीएम के पास ले जाओ, कोर्ट ऑफ सेशन के पास ले जाओ. कौन सी कोर्ट ऑफ सेशन, कौन सा सीजीएम, वहां का आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. तो वो उनके पास लेके जाएंगे, तो उनको इस एक्ट ने सेक्शन 81 में पावर दे रखी है. अगर उनको लगा कि यस इनको बेल देनी होती, मतलब देनी जरूरी है, ये ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है, यहाँ पर बेल बनती है, तो वो बेल दे देंगे और बेल बॉन्ड जो कलेक्ट करके वापस उस कोर्ट को सेंड कर देंगे जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया था. गॉट इट. अगर पंजाब से वारंट इशू है, अगर हरियाणा में उसको एग्जीक्यूट करना है, तो जहां पर उसको हरियाणा में अरेस्ट किया गया है वहां पर हरियाणा में जो भी सीजीएम की कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट होगी, आप अक्यूज्ड को वहीं पे प्रोड्यूस करोगे. अगर उस कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर इसको बेल देना इट्स ओके, इट्स फाइन, बेल बनती है, तो आप उसको दे सकते हो ऑन मेरिट बेसिस पे, राइट. तो जब वो बेल बॉन्ड लेगी तो वो कोर्ट जो है वो पंजाब की कोर्ट को बेल बॉन्ड सेंड कर देगी. दैट्स इट. इट्स ऑल अबाउट सेक्शन अबाउट 81. तो दूसरी बात, सेकंड क्लॉज क्या कह रही है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कहीं भी बार्ड नहीं किया गया, क्योंकि वो सेक्शन 71 में जब वारंट इशू किया जाता है, अवेलेबल वारंट, तो वो खुद भी बेल ले सकते हैं. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाएंगे, ठीक है. तो बात खत्म. वहां पे अगर वो विलिंग है, रेडी है आपको बेल देने के लिए, तो आप वहीं पे ऑन द स्पॉट उसको बेल बॉन्ड लो, श्योरिटी लो, उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो. दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 78 to 81. काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लेकिन डायरेक्ट लैंग्वेज को प्लीज आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी हो जाएगा. तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर कमेंट्री की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी केस लॉ. द डायरेक्ट लैंग्वेज इज इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. इट्स ऑल ओके. नाउ अगर आपको फिर भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप डिस्कस कर लेना. राइट. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.